हेलो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अगली ब्राइड युनशु को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं, जो वेडिंग के बाद अपने हस्बैंड से मिलने जा रही होती है, जिसको बटलर घर में लेकर आता है और उसको रूम के पास लाकर बोलता है कि मैडम, आपके हस्बैंड यंग मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। और वो रूम में आने के बाद अपने हस्बैंड को देखकर सोच रही होती है कि मुझे बताया गया था कि एक कार एक्सीडेंट के बाद मेरे हस्बैंड फैंग की फुल बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। और वो उसके पास बैठकर सोच रही होती है कि वैसे ये कितना हैंडसम है और एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल्ड हो गया है। और फिर वो उसकी पल्स चेक करने लगती है और जिसके बाद वो समझती है कि इसका कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इसे कोई डेंजरस पॉइजन दिया गया है। और वो पैरालाइज्ड भी नहीं है, बस अपनी इलनेस की एक्टिंग कर रहा है। और उसको चेक करने के लिए कहती है कि ओ माय डियर हस्बैंड, आज हमारी वेडिंग नाइट है, अगर तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ। और वो उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगती है। तभी फैंग अपनी आईज को ओपन करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और युनशु सोचती है कि मुझे तो ये सब पहले से ही पता था कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, और कहने लगती है कि ओह थैंक यू गॉड, मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। फैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो उसे बड़े प्यार से हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो उसे खुद से दूर करता है और बेड से खड़ा होकर कहने लगता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें लाइक करती हूँ और अब हम लोग मैरिड कपल हैं। फैंग बोलता है कि ओ अच्छा, तो हम मैरिड कपल हैं। और वो उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगता है, बट युनशु साइड पे हो जाती है। तो फैंग फिर से उसे किस करने की ट्राई करता है। वो फिर उसे रोक देती है और पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो फैंग तो उसके मूव्स देखकर समझ जाता है कि ये कोई ट्रेंड फाइटर है और इसको मेडिसिन की भी नॉलेज है, ये मुझे कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं लगती। और युनशु भी यही सोच रही होती है कि इसे मेरे बारे में पता चल गया होगा, तो फायदा इसी में है कि मैं इसके साथ डील कर लूं। और तभी सर्वेंट डोर पे नॉक करता है और फिर फैंग उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। और तुरंत जाकर बेड पर लेट जाता है और बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है। और युनशु डोर ओपन करती है तो सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर की मेडिसिन का टाइम हो गया है। युनशु मेडिसिन की स्मेल से ही समझ जाती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और सर्वेंट को रोकते हुए कहती है कि मैं इनकी वाइफ हूँ, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनकी मेडिसिन का ख्याल रखूँ और आप लोग टेंशन मत लो। ये बोलकर वो केयर टेकर के हाथ से मेडिसिन ले लेती है और मेडिसिन को खुद टेस्ट करने लगती है। केयर टेकर बोलता है कि मैडम, मेडिसिन यंग मास्टर के लिए है, आपके लिए नहीं। तो वो कहती है कि मैं तो बस चेक कर रही थी कि ये ज्यादा गर्म ना हो। और मेडिसिन को पीने के बाद वो फेंट होने की एक्टिंग करने लगती है और उसको देखकर वो केयर टेकर गोली की स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। युनशु सोचने लगती है कि इस गू फैमिली में कुछ तो मिस्टीरियस है। थोड़ी देर बाद हेड बटलर आके बताता है कि मैडम, हमने इस केयर टेकर को कुछ दिनों पहले ही हायर किया था और हम नहीं जानते थे कि ये किस इंटेंशन के साथ यहाँ पे आया था और किसने भेजा था। और वो बोलता है कि अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो युनशु कहती है कि नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट करने की नीड है। तो बटलर वहाँ से चला जाता है और हम कुछ महीनों पहले का एक सीन देखते हैं जहाँ पे युनशु मॉल के वॉशरूम में होती है और फैंग के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं और वो उन लोगों से बचने के लिए गर्ल्स वॉशरूम में छुपने के लिए आ जाता है और युनशु के मुंह पे हाथ रख के चुप रहने के लिए बोलता है और उन लोगों के चले जाने के बाद खुद वहाँ से बाहर आ जाता है। तब एक कार्ड वहाँ पे गिर जाता है जो युनशु उठा लेती है और जिसके ऊपर उसका नाम गू फैंग लिखा होता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और युनशु जाकर डोर को लॉक कर देती है और फैंग को कहती है कि सब लोग जा चुके हैं, अब अपनी एक्टिंग करना बंद करो। तो वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। युनशु उसे अपने ही स्टाइल में जवाब देती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कम सवाल करो। तो वो उसे कहता है कि ये बात तो श्योर है कि तुम जिन्नांग फैमिली की बड़ी बेटी नहीं हो, क्योंकि उसे मेडिकल की नॉलेज नहीं है। तो युनशु उसे कहती है कि अच्छा, वैसे ये कितनी स्ट्रेंज बात है ना कि तुम्हारी खुद की फैमिली तुम लोगों को मारना चाहती है। अगर ये बात बाहर आ गई तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। और ये बटलर तो मुझे बहुत ही चालाक आदमी लग रहा है, वो कैसे मेरे सामने केयर टेकर को ना जानने की एक्टिंग कर रहा था, और तुमने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। तो फैंग कहता है कि इसकी कोई रीजंस हैं, मेरी कोई चीज इनके पास है जो मुझे हर हाल में वापस लेनी है। तो युनशु कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें गू फैमिली से प्रोटेक्ट करूंगी, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। और उसको बताने लगती है कि तुम्हें बहुत स्ट्रेंज पॉइजन दिया गया है जो धीरे धीरे तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी क्योर कर सकती हो। तो वह कहती है कि लकीली यस, मैं इसकी ही स्टडीज कर रही हूँ, पूरी तरह ठीक तो नहीं हो पाओगे पर ये गारंटी है कि मरने नहीं दूंगी। तब फैंग पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। तब
वो पूछती है कि पहले ये बताओ कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। तभी बटलर युनशु को आवाज देता है कि मैडम आपको बुला रही हैं। युनशु अपनी मदर इन लॉ से मिलने जाती है और उसकी मदर इन लॉ कहती हैं कि सॉरी मुझे अब्रॉड से आने में देर हो गई, और उसका गु फैमिली में वेलकम करती है और उसको एक फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट भी देती है और कहती है कि तुम्हें इसे संभाल के रखना होगा। युनशु खुश होकर अपने रूम में आ रही होती है और बोल रही होती है कि वाओ मेरी मदर इन लॉ कितनी क्यूट एंड कूल हैं, पहली बार में ही मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। फिर जैसे ही वो रूम में आती है तो फैंग उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और तभी उसके हाथ से ब्रेसलेट का बॉक्स गिर जाता है। तो फैंग उसको चुप रहने का इशारा करता है क्योंकि उसमें एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। इसका मतलब ये था कि फैंग की मॉम उन पर स्पाई कर रही हैं और वो उनके बातें सुनना चाहती हैं। तो युनशु उस डिवाइस को उठाकर कहती है कि मेरी मदर इन लॉ कितनी अच्छी हैं, मुझे कितना प्यारा ब्रेसलेट उन्होंने गिफ्ट किया है, और उस डिवाइस को वॉशरूम में ले जाकर फ्लश कर देती है और वापस आकर फैंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम जानती है कि तुम डिसेबल्ड नहीं हो। तो वो बोलता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किस इरादे से आई हो, क्योंकि मुझे तुम इतनी स्टूपिड तो नहीं लगती हो जो एक डिसेबल्ड पर्सन से शादी करोगी। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पे एक सीक्रेट मेडिसिन की तलाश में आई हूँ और उस मेडिसिन से इनक्योरेबल डिजीजेस को भी क्योर किया जा सकता है और कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, और मैंने वो मेडिसिन कई जगह पे ढूंढ ली पर मुझे वो कहीं नहीं मिली। कुछ सीक्रेट रिसोर्सेज से मुझे पता चला कि वो मेडिसिन गु फैमिली के पास है, बस इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये सब तुम सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए कर रही हो। तो युनशु हाँ बोल देती है और फैंग भी उसके साथ डील कर लेता है। वो बात कर रहे होते हैं तभी बटलर और फैंग की मॉम उनके रूम में अंदर आने ही वाले होते हैं। तब फैंग बेड पर जंप करके लेट जाता है तो युनशु जल्दी से डोर के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज वेट करो, मैं अभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ, और फैंग प्रॉपर सेटल हो जाता है। तब वो डोर ओपन करती है तो फैंग की मॉम पूछती है कि डोर ओपन करने में इतना टाइम क्यों लग गया। तो युनशु बोलती है कि सॉरी मॉम, मैं ड्रेस चेंज कर रही थी। तो वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पे है। वो अपने हाथ में उनको ब्रेसलेट शो करती है। तो वो कहती है कि जब तुम शॉवर लेने जाओ तो ब्रेसलेट को उतार के उसको बॉक्स में रखना, ये जेड ब्रेसलेट पानी लगने से खराब हो जाता है। तो युनशु कहती है कि ओके मॉम, जैसा आप कहो। और फिर वो बटलर और फैंग की मॉम वहाँ से चले जाते हैं और वो जल्दी से डोर को बंद कर देती है और फैंग से कहती है कि मैंने 2 बार तुम्हें बचाया है, पहली बार तुम्हें पॉइजन खाने से बचाया और दूसरी बार तुम्हारी मॉम से। तो बताओ फैंग, तुम मुझे मेरी काइंडनेस को कैसे रिपे करोगे। तो वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी और वेल डन, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो। और फैंग के पास उसके असिस्टेंट का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि युनशु जिन्नाक फैमिली की अबंडेंट चाइल्ड है और वो अब्रॉड में बड़ी हुई है और वो देखने में भी कुछ खास नहीं है। वो अपने असिस्टेंट को और डिटेल्स चेक करने के लिए बोलता है, जिसके बाद युनशु वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि फैंग तो पुशअप्स कर रहा है और वो भी उसके पास लेटकर उसको देखने लग जाती है और कहने लगती है कि सबकी नजरों में तो तुम एक डिसेबल्ड पर्सन हो और तुम यहाँ पे बॉडी बना रहे हो, तो सबको शक नहीं हो जाएगा कि डिसेबल्ड पर्सन की बॉडी कैसे बन रही है। जिसके बाद वो बैक साइड का गेट को चेक करने लग जाती है। तो फैंग उसको कहता है कि देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग भी कर दो। तो वो लोग फिर से अनलॉक कर देते हैं और फिर वो अपनी चाइनीज नीडल्स निकालती है और उसके हेड पर लगाने लगती है, जिसको देखकर फैंग कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ये तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेगी। तभी युनशु को एक कॉल आ जाती है और वो फैंग को कहती है कि मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया है तो मैं उसे मिलने जा रही हूँ, आकर मैं ये नीडल्स निकाल दूंगी, तुम बस सीधे बैठे रहना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर युनशु बाहर आकर अपने अगली डकलिंग वाले गेटअप को व्हाइट स्वैम के गेटअप में चेंज कर लेती है और अपनी फ्रेंड की कार में बैठ जाती है। तो उसका फ्रेंड उसे फैंग की डिटेल्स दिखाता है, जिसको देखकर वो कहती है कि ओह ये तो असली में फैंग ही है, मैं तो समझ रही थी ये कोई डुप्लीकेट पर्सन है या फिर फैंग की तरह दिखता है। और वो घर आकर देखती है तो फैंग आराम से बैठा हुआ होता है। तो वो उसके क्लोज जाकर सोचती है कि कहीं इसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं कराई हुई। तभी फैंग अपने आईज ओपन करता है और युनशु उसे हंसते हुए कहती है कि मैं तो बस देख रही थी कि तुम कितने हैंडसम हो, क्या तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो फैंग बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से मेरे सर से ये नीडल्स निकालो, मैं ऐसे बैठे बैठे परेशान हो गया हूँ। और उसकी नीडल्स निकालने लगती है और फैंग कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो मुझे चेन ब्रिज पर ले जाने में। युनशु बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, इसके बदले में तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे। तभी वहाँ पे लिन नाम की एक लड़की आ जाती है और युनशु को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं
और फेंग बचपन के लवर्स हैं और वो युनचू को अगली बोलती है और उसको बहुत कुछ सुनाने लगती है और फेंग के चीक्स को टच करके कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और उसको एक तावीज देने लगती है जिसमें हिडन कैमरा लगा होता है और युनचू ये नोटिस कर लेती है और जानबूझकर सब इग्नोर करने का नाटक करती है और कहती है कि तुम लोग आराम से बात करो, मैं मॉम के पास जा रही हूँ। और वो मॉम से पूछती है कि नीचे जो लड़की है वो कौन है। उसकी मॉम कहती है कि उसका नाम सिया है और इनकी एंगेजमेंट बहुत पहले हो गई थी, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, अब तुम उसकी वाइफ हो तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। युनचू अपने सर को हाँ में हिलाती है और युनचू उस कैमरे को हैक कर देती है और फेंग से कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें बाहर लेकर जा सकती हूँ और उससे मजाक करते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी बचपन की स्वीट हार्ट को लाइक करते हो तो ये अगली वोमेन तुम दोनों की हेल्प कर सकती है। तो फेंग कहता है कि क्या तुम जेलिस हो रही हो? वेल उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अब तुम्हें ही लाइक करता हूँ। युनचू सोच रही होती है कि ये फैमिली कितनी अजीब है, पहले पॉइजन फिर टेपिंग और अब कैमरा रिकॉर्डिंग, अब नेक्स्ट पता नहीं क्या लोग ये करेंगे, मुझे इन लोगों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और वहीं फेंग भी युनचू के बारे में सोचने लगता है कि मैंने इसकी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया है, पहले ये अगली बनने की एक्टिंग करती है, एक्यूपंक्चर और हैकिंग भी, अब पता नहीं ये नेक्स्ट मुझे क्या सरप्राइज देगी। और फिर वो उसे कहता है कि चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं, मुझे लेकर चलो चेन ब्रिज पर। और नेक्स्ट सीन में युनचू फेंग को व्हील चेयर पे बिठाकर छुपाते हुए घर से निकाल रही होती है, लेकिन बटलर उन्हें देख लेता है और फेंग की मॉम को कॉल करके बता देता है कि ये दोनों बाहर जा रहे हैं और उनका पीछा करने लगता है। तो युनचू भी ये देख लेती है कि बटलर उनका पीछा कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड को बटलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुला लेती है और उसका फ्रेंड बटलर को बार बार डिस्ट्रैक्ट करने में कोशिश करता है और फाइनली युनचू और फेंग वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर बटलर फेंग की मॉम को इन्फॉर्म करता है कि मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। फेंग की मॉम कहती है कि जल्दी से पता करो कि वो दोनों कहाँ पे गए हैं। वहीं युनचू फेंग को लेकर बहुत दूर आ जाती है और उसे कहती है कि अब कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है और अब तुम फ्री हो। तब फेंग अपनी व्हील चेयर से उठकर अपना मास्क उतारता है और खुली हवा में सांस लेता है और वो बहुत सारे बैलून्स खरीद कर युनचू को देता है, तो युनचू बहुत खुश हो जाती है और बैलून्स के साथ खेलने लगती है। फिर वो चेन ब्रिज पर कोई ढूंढ रहा होता है, तो तभी उसकी नजर दूसरी साइड पे खड़ी लिन पर पड़ जाती है और लिन से छुपने के लिए युनचू का हाथ पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है बैलून्स के पीछे छुपने के लिए। और बेचारी युनचू की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और फेंग उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है, बट लिन सब कुछ देख चुकी होती है और वो उन दोनों को इतना क्लोज देखकर बहुत जेलिस हो जाती है और उसके हाथ में एक की होती है। भागते हुए वो दोनों बहुत दूर आ जाते हैं और युनचू कहती है कि पता नहीं तुम्हारे सर्वेंट्स तुम्हें क्या बनाकर खिलाते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने हाथ से कुछ डिलीशियस बनाकर खिलाऊंगी। और फिर वो एक घर में उसे लेकर कुकिंग कर रही होती है और फेंग भी उसकी हेल्प करता है और फिर वो कुछ बना लेने में कामयाब हो जाते हैं और दोनों डिश को देखकर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये कैसी बनी होगी। फिर वो दोनों एक दूसरे को टेस्ट करने के लिए पहले पहले बोल रहे होते हैं और युनचू उसे जबरदस्ती अपने हाथों से एक बाइट खिला देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युनचू के फ्रेंड्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और एक फ्रेंड बोलता है कि इतने सालों से युनचू ने किसी को डेट तक नहीं किया और अब डायरेक्ट शादी ही कर ली। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि फेंग बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और मुझे लगता है कि जैसे फिल्मों में होता है, ड्रामा करते करते इनको भी एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाएगा और वो लोग उन दोनों को क्लोज लाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो युनचू पीछे खड़ी होके सब सुन रही होती है और उनके कान खींचकर कहती है कि क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों, अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तो वो लोग कहते हैं कि हमें जो करना होगा वो तो हम करके ही रहेंगे। फिर वो दोनों रोमांटिक नाइट के लिए उन लोगों के लिए रूम को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं और युनचू को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और फिर वो उसे बुलाकर रूम के अंदर पुश कर देते हैं और बाहर से रूम को लॉक कर देते हैं। फेंग तो पहले से ही उस रूम के अंदर था और उसको देखकर वो बहुत शाय हो जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि जल्दी से गेट खोल दो वरना बहुत बुरा होगा। तो फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो दोनों हमें लॉक करके चले गए हैं। तो युनचू कहती है कि चलो हम विंडो से बाहर निकल जाते हैं। तो वो भागकर विंडो की तरफ जा रही होती है और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो बेड पे गिर जाती है। ये देखकर फेंग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर युनचू उसको कहती है कि चलो हम छत पर स्टार्स देखने चलते हैं, पर हमारे फेंग को तो हाइट से बहुत डर लगता है और वो जाने से मना कर देता है। लेकिन युनचू कहाँ उसकी सुनने वाली थी और वो उसको जबरदस्ती करने लगती है। तो फेंग को डरते डरते ऊपर आना पड़ता है और दोनों आसमान में स्टार्स को देखने लगते हैं। वो उसे पूछती है कि वैसे आज तुम ब्रिज पर क्यों गए थे? तो वो उसे बताता है कि मैं वहाँ पे एक लॉक की ढूंढने
गया था, लेकिन मुझे वो वहाँ पे नहीं मिली। शायद पहले ही किसी ने उठा ली है। फैंग डर की वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा होता है तो युनचू उसे कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तो फैंग उसको देखकर पूछने लगता है कि तुम किस इंटेंशन से हमारे घर पे आई हो और तुम इतना रिस्क लेकर मुझे घर से बाहर ले आई हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया या तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी? तो युनचू टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें स्टार्स दिखाने के लिए लाई हूँ और तुम बेकार की बातें कर रहे हो। नेचर को एंजॉय करो यार, मुझे तो सिटी की लाइफ से बेहतर विलेज की लाइफ लगती है। और फिर वो उसको एक शूटिंग स्टार दिखाती है। फैंग शूटिंग स्टार को देखकर जल्दी से विश करने लगता है तो वो पूछती है कि तुमने क्या विश किया। फैंग उसे बोलता है कि अपनी विश किसी को बतानी नहीं चाहिए वरना वो पूरी नहीं होती। तो वो कहती है कि तुम तो बहुत ही बोरिंग इंसान हो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो फैंग को अकेला छोड़कर चली जाती है और बेचारा फैंग डरते हुए अकेले छत से नीचे उतरता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनचू फैंग को लेकर घर आ जाती है जहाँ बटलर पहले से ही खड़ा उनका वेट कर रहा होता है और वहीं युनचू को कहता है कि मैं यंग मास्टर को अंदर लेकर चला जाता हूँ। तभी युनचू की नजर अपने डैड पे पड़ती है और वो उनके पास चली जाती है। दूसरी साइड पे लिन भी वहाँ पे आ रही होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि फैंग बिल्कुल ठीक है और वो बस अपनी इलनेस का नाटक कर रहा है। वो इसके बारे में फैंग की मॉम को बताने वाली होती है और इधर युनचू अपने डैड के पास आकर पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डैड उसको गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें शादी से पहले बता दिया था ना कि तुम्हें फैंग की मॉम की सारी बातें मानना होंगी, तो तुम उनसे बिना पूछे उसको बाहर लेकर क्यों गई? अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती? ये मत भूलो कि तुम यहाँ अपनी सिस्टर की जगह सब्स्टिट्यूट बनकर आई हो और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वही करो जो उसकी मॉम कहे। युनचू पूछती है कि आप किस हक से मुझे ये सब कह रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। युनचू बोलती है कि ओ अच्छा, वाह बहुत जल्दी आपको याद आ गया कि आप मेरे डैड हैं। उस टाइम आप कहाँ पे थे जब मैं और मेरी मॉम बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को जी रहे थे और आपने तो मुझे और मॉम को अबंडन कर दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। तब आपको हमारा ख्याल क्यों नहीं आया? अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो उसके डैड उसे एक जोर से स्लैप करते हैं और वो आई हेट यू डैड बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें लिन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो फैंग उसके पीछे ही खड़ा होता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो ओपनली बात कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम गू फैमिली के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी को लेना चाहती हो और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो लिन कहती है कि तुम तो खुद ही झूठे इंसान हो, अपनी इलनेस का नाटक कर रहे हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं। नेक्स्ट सीन में युनचू वॉशरूम में अपनी चोट पे मेडिसिन लगाने की ट्राई कर रही होती है। तभी फैंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे डैड को ये सब पता चल गया और उन्होंने तुम्हें स्लैप किया। तो युनचू कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही पुरानी चोट है और क्या तुम मेडिसिन लगाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरा हाथ पीछे तक नहीं जा रहा। तो फैंग उसको मेडिसिन लगाने लगता है और वो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। युनचू के इतना क्लोज आने पर उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। और दूसरी साइड लिन एक रिपोर्टर को कॉल करके कहती है कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है। और नेक्स्ट मॉर्निंग युनचू और फैंग साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो उसको न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के सुना रही होती है कि गू ग्रुप्स के यंग सीईओ की शादी युनचू से हो गई है जो कि बहुत ही अगली दिखती है और उसने अपनी बहन की जगह फैंग से शादी की है। ब्ला ब्ला। फैंग उसके हाथ से फोन छीन लेता है और पूछता है कि हमारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़कर तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर मॉम को पता चल गया तो तुम्हें घर से निकाल भी सकती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे डैड सब कुछ संभाल लेंगे क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारी ब्राइड चेंज की है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम को कोई खास फर्क भी पड़ेगा कि तुम्हारी शादी किससे हुई है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि लोग तुम्हारे और मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हारी शादी किसी अगली लड़की से हुई है? तो वो कहने वाला होता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर युनचू उससे पहले ही शॉवर लेने चली जाती है। एक्चुअली फैंग उसे बताना चाहता था कि वो उससे शादी करके बहुत ही खुश है और अब वो युनचू को लाइक करने लगा है। और इधर फैंग की मॉम को भी न्यूज पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बटलर से युनचू को बुलाने के लिए कहती है। तो युनचू उनसे बात करने के लिए आ रही होती है और उनका फेस देखकर समझ जाती है कि उसकी मदर इन लॉ बहुत ही गुस्से में है और वो सोचती है कि मुझे कुछ ही करना पड़ेगा। और वो कहने लगती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया था यहाँ शादी करने के लिए। वैसे मैं भी जिन्नाक फैमिली की बेटी हूँ, लेकिन मैं और मेरी मॉम कंट्री साइड पे रहते थे। बस मेरी यही गलती है कि मैं जिन्नाक फैमिली के साथ नहीं रहती और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आप लोगों को दुख देने की। ये बोल
बोलकर वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी फैंग वहाँ आकर बोलता है कि मेरी वाइफ को कोई बुली नहीं कर सकता, और फैंग को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर मॉम के होश ही उड़ जाते हैं। और फैंग कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए मेरी वाइफ को घर से बाहर कौन निकालता है। तभी लिन कहने लगती है कि ये लड़की फेक है, ये वो नहीं है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। इसका मतलब साफ है कि इसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। फैंग बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रियल है या फेक, मैं तो अब इसी से प्यार करता हूँ और ये अब मेरी वाइफ है। तो लिन कहने लगती है कि एक्सीडेंट के बाद तुम इतना बदल कैसे सकते हो, पहले तो तुम मुझे ही लाइक करते थे और हम तो बचपन से इतना क्लोज हैं, तो जरूर इसी लड़की ने ही कुछ किया होगा और मैं ऐसे ही तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। तो फैंग उसको चिल्लाकर बोलता है कि मैं बस अपनी बचपन की फ्रेंडशिप का ही ख्याल कर रहा हूँ, अगर आइंदा तुमने मेरी वाइफ के खिलाफ एक भी वर्ड कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लिन उसकी मॉम को कहने लगती है कि देखो ना आंटी, ये मुझसे कैसे बात कर रहा है, हम तो बचपन के स्वीट हार्ट है ना। फैंग सबके सामने कहने लगता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी युनशु जैसी केयरिंग लड़की से हुई है, ये बहुत ही प्यारी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी इसकी बहन से होने वाली थी, लेकिन अब मैं युनशु को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगा और मैं पहले भी इससे मिल चुका हूँ, बट तब मुझे ये नहीं पता था कि ये जिन्नाक फैमिली की डॉटर है और जो हमारी फैमिली की न्यूज है मैं उसको अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो युनशु के शोल्डर पर हाथ रखकर उसको बाहर लेकर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसको घर लेकर आता है। तो फैंग की मॉम घर के बाहर खड़ी होकर उसका वेट कर रही होती हैं। तो फैंग युनशु को अंदर जाने के लिए बोलता है और उसकी मॉम पूछती हैं कि अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो वो बोलता है कि ठीक है और उसकी मॉम कहती हैं कि युनशु सच में बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो फैंग बोलता है कि थैंक यू मेरे लिए कंसर्न होने के लिए। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन मॉम को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बटलर से कहती है कि इतने टाइम से मैं इसको पॉइजन देकर कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि इसके नाम 30% शेयर्स हैं जो मैं जिन्नाक फैमिली के हेल्प से अपने नाम करना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैंने इसकी शादी जिन्नाक फैमिली की डॉटर से की है। और वो युनशु के डैड को बोलकर बुलाने के लिए कहती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी फेक बेटी को यहाँ पे भेजने की। तभी बटलर कहता है कि मैडम अभी भी हमारा प्लान सेफ साइड पे है। मॉम कहती है कि तुम इस युनशु को हल्के में मत लेना, इस पर नजर रखो, अगर वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसी टाइम उसको खत्म कर देना। नेक्स्ट सीन में फैंग युनशु के पास आता है और युनशु गुस्से में उसे बोलती है कि तुम पहले से ही जानते थे ना कि मैं कौन हूँ और तुमने मुझे नहीं बताया, तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो। तो फैंग उसको कहता है कि मैं सबके जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें सीरियसली लाइक करता हूँ। तो युनशु कहती है कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ सिर्फ सीक्रेट मेडिसिन लेने आई हूँ और वैसे भी मैं तो तुम्हारी फेक वाइफ हूँ ना। ये सुनकर फैंग को बहुत बुरा लगता है। तो वो पूछती है कि तुम तो गू फैमिली के मेंबर हो, तुम्हें तो पता होगा कि वो सीक्रेट मेडिसिन कहाँ पे है, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो फैंग कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो मेडिसिन कहाँ होगी। तभी अचानक से युनशु की तबीयत खराब होने लगती है। तो ये देखकर फैंग बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। तो युनशु कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तो फैंग पूछता है कि ये क्या हो रहा है तुम्हें। तो वो उसे बताती है कि ये एक रेयर डाइजीज है और किसी वजह से मेरी हालत कभी भी ऐसी हो जाती है और मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि ये सीक्रेट मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है। तो फैंग पूछता है कि क्या सीक्रेट मेडिसिन सच में हमारे घर में है। तो वो जरूर चेम्बर में हो सकती है। तो वो उसे पूछती है कि चेम्बर कहाँ पे है। तो वो उसे चेम्बर की लोकेशन बता देता है और वो देखने के लिए चली जाती है। तो उसके जाने के बाद फैंग कहता है कि उसकी चाबी ढूंढने के लिए ही तो मैं ब्रिज पर गया था, लेकिन वो यकीनन किसी ने उठा ली है। नेक्स्ट सीन में फैंग ऑफिस आ जाता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी एब्सेंस में आपकी मॉम कंपनी को संभाल रही थी और उन्होंने लिंग नाम की एक कंपनी से प्रोजेक्ट साइन किया है। वो एक फार्मा कंपनी है, उसी कंपनी से उन्होंने आपके लिए वो पॉइजन खरीदा था। फैंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो मुझे मारकर सारी कंपनी अपने नाम करना चाहती हैं और वो अपने असिस्टेंट को फार्मा कंपनी के डायरेक्टर मिस सोयुन से कांटेक्ट करके मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलता है और वो इनडायरेक्टली अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि मेरी एक फ्रेंड की वाइफ उससे नाराज हो गई है तो वो उसे कैसे मनाए। वहीं दूसरी साइड युनशु मॉम के रूम में आकर कुछ ढूंढ रही होती है और उसको बटलर देख लेता है और कहता है कि मैडम को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उनके रूम में ताक झांक करे। तो युनशु फौरन उसे सॉरी बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर खड़े होकर बटलर और मॉम की बातें सुनने लगती है। तो वो लोग सीक्रेट मेडिसिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। युनशु समझ जाती है कि ये लोग सीक्रेट मेडिसिन को यूज करके किसी का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो युनशु उनका पीछा करने का
सोचती है ताकि वो सीक्रेट मेडिसिन तक पहुंच सके। और दूसरी साइड लिंक्ड फैंग के ऑफिस में आती है और उसको कहती है कि जैसा तुमने मुझे करने के लिए कहा था मैंने कर दिया है, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। दूसरी साइड पे युनशु मॉम का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में आ जाती है और वो अंदर जाने वाली ही होती है कि गार्ड्स उसको रोक लेते हैं और अंदर आकर मॉम एक लड़के से मिलती हैं और वो लड़का कहने लगता है कि आप लोगों ने अभी तक फैंग को मारा क्यों नहीं। तो मॉम कहती है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो वो लड़का गुस्से में कहता है कि आप लोगों से तो एक काम भी ढंग से नहीं हो पाया और वो पूछता है कि फैंग की वाइफ युनशु का क्या चल रहा है, कहीं फैंग उसको हमारा सीक्रेट ना बता दे। तो मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज ही उस लड़की का काम तमाम हो जाएगा। और मॉम उससे पूछती है कि अब तुम कैसे हो और सीक्रेट मेडिसिन से तुम पर क्या असर हो रहा है। तो वो कहता है कि मेडिसिन का मुझ पे कोई भी असर नहीं हुआ। मॉम बोलती है कि ठीक है, मैं एक फेमस डॉक्टर सोयुन को जानती हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकती है, मैं जल्द ही उनसे मीटिंग अरेंज करती हूँ। दूसरी साइड पे फैंग को युनशु के बारे में पता चल जाता है कि वो बहुत ही टाइम से गायब है और मॉम के आदमी युनशु को पानी में फेंक देते हैं और फैंग युनशु को सही टाइम पर वहाँ पे आके पानी से बाहर निकाल लेता है। तो वो अनकॉन्शियस होती है और उसको होश में लाने के लिए फैंग माउथ टू माउथ ब्रीथ देता है और थोड़ी देर बाद ही उसको होश आ जाता है। युनशु ठंड की वजह से कांप रही होती है तो फैंग जल्दी से उसको अपना कोट उतार कर पहनाता है और उसको बताता है कि 6 महीने पहले यही लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तब तुमने वॉशरूम में मेरी जान बचाई थी। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान होगी, बट मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारा भी पीछा करेंगे। और वो उसे सॉरी बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो युनशु उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी मॉम ने करवाया है, मैं उनका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में चली गई थी, वहाँ पे जरूर कुछ तो है जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। तो फैंग उसको बताता है कि वो एक्चुअली में मेरी मॉम नहीं है, बट वो उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं करती और कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के सीक्रेट्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फैंग बोलता है कि बट आज मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता हूँ और हो सकता है कि इन फ्यूचर मुझे दोबारा ये मौका ना मिले। और वो उससे पूछती है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। तो युनशु उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जेनाग फैमिली के रियल डॉटर हो या फेक, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो या अगली, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ बहुत ही डार्कनेस और पेन में थी और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे न्यू होप मिली है और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और कभी भी तुमको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और उसको हक कर लेता है। तो युनशु सोचती है कि ये मुझे सच में इतना लाइक करने लगा है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने बेडरूम में होते हैं। युनशु सोफे पे सोने जा रही होती है तो फैंग उसको उठाकर बेड पर ले आता है। तो वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो फैंग उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम बेड पर कंफर्टेबल होकर सो जाओ। युनशु को भी बेड पर लेटकर मजा आ जाता है और वो कहती है कि वाओ तुम्हारा बेड कितना सॉफ्ट है और वो इतने दिनों से बेड पर नहीं सोई थी। तो वो फौरन ही बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। फैंग तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और सोचता है कि अगर ये मेरे साथ बेड पर सोने के लिए रेडी हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये भी मुझ में इंटरेस्टेड है और वो उसको टच करने का सोच रहा होता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और युनशु को लगता है कि फैंग सो रहा है और वो उसके फेस को टच कर रही होती है और कहती है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करने लगे हो। तभी फैंग अपने आईज को ओपन कर लेता है और युनशु शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे। तो वो युनशु से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। वो बोलती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि तुम सोए हो या नहीं और कहीं तुम पर पॉइजन का कोई असर तो नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि जो आज तुम्हारे साथ हुआ है वो दोबारा हो। तो युनशु उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर फैंग बहुत खुश हो जाता है और उसके क्लोज आने लगता है। तो युनशु डर ही जाती है। तो फिर वो ब्लैंकेट को ठीक करता है और दोनों अपनी अपनी साइड पर फेस करके सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉम बटलर से पूछती हैं कि वो लड़की जिंदा कैसे बच गई। तो बटलर कहता है कि मैडम मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो वैसा ही किया था जैसा आपने मुझे करने का बोला था। तो मॉम कहने लगती हैं कि लगता है अब उन दोनों को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में युनशु के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि सिस्टर मछली जाल में फंस गई है। तो वो बताता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने खुद हमसे कांटेक्ट किया है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी क्लिनिक आ रही हूँ। उसका फ्रेंड उसे सारी डिटेल्स बताता है और थोड़ी देर में वो आदमी खुद व्हील चेयर पे युनशु के क्लिनिक आता है और पूछता है कि आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर मैं अपने फेस को कवर रखूं। तो युनशु उसे कह देती है कि
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रीटमेंट से मतलब होना चाहिए और मुझे अपनी फीस से मतलब। तो वो उसे कहता है कि आप पैसों की चिंता मत करो, बस आप मुझे ठीक कर दो, मैंने तो आपका बहुत ही नाम सुना है। युनशु उसको देखकर सोच रही होती है कि इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फैंग जैसी है और उसको अपने हाथ से वॉच उतारने के लिए कहती है और पल्स चेक करने लगती है और सोच रही होती है कि मैं ये वॉच फैंग को दिखाऊंगी तो हो सकता है कि वो पहचान जाए कि ये लिमिटेड एडिशन वॉच किसकी है। और पल्स को चेक करने के बाद कहती है कि मैं आपको ठीक कर दूंगी, उसके लिए मुझे सीक्रेट मेडिसिन चाहिए और वो उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस समझाने लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युनशु को उसका फ्रेंड किसी से मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। वहीं फैंग भी लिंक कंपनी की डॉक्टर सोयुन से मिलने आ रहा होता है। युनशु का फ्रेंड उसको आते हुए देख लेता है और उसको मैसेज करके इन्फॉर्म कर देता है। युनशु सोचती है कि फैंग वहाँ पे क्यों आ गया और वो एक कार्डबोर्ड की वॉल के पीछे छुप जाती है और फैंग वहाँ आकर उससे पूछता है कि क्या आप लिंक कंपनी की डॉक्टर सोयुन हैं, और वो अपना इंट्रोडक्शन उसे देने लगता है और बताता है कि मेरी बॉडी में जो पॉइजन है वो आपकी कंपनी से खरीदा गया है और वो उसकी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने की बात करता है, पर डॉक्टर उसको मना कर देती है। और तभी वहाँ पे लिन भी टपक जाती है और कहती है कि कोइंसिडेंस है और वो कार्डबोर्ड की वॉल को गिरा देती है। और तब तक युनशु गॉगल्स पहन लेती है और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही होती है, तो लिन उसे पहचान नहीं पाती और फैंग गुस्से में लिन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि आप मिस लिन को बाहर तक छोड़ दें और उसके जाने के बाद डॉक्टर सोयुन से कहता है कि आप बिल्कुल मेरी वाइफ की जैसी लग रही हो। तो वो उसे कहती है कि ओवर ड्रामेटिक होना बंद करो और वो उसे कहता है कि तुम भी मेरे सामने एक्टिंग करना बंद कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ युनशु हो। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो बैठकर बात कर लेते हैं। और वो फैंग से कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सीक्रेट मेडिसिन चाहिए और उसको वॉच दिखाकर पूछने लगती है कि क्या तुम जानते हो कि ये वॉच किसकी है। तो फैंग उसको देखकर पहचान जाता है और उससे पूछता है कि ये वॉच तुम्हें कहाँ से मिली, बट वो कहती है कि पहले तुम मुझे बताओ ये वॉच किसकी है। तो फैंग उसे कहता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। युनशु कहती है कि कोई बात नहीं, जब मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। और उससे कहने लगती है कि इस चैप्टर के क्लोज हो जाने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, वैसे भी मैं तुम्हारी फेक वाइफ हूँ। फैंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, अभी मेरे साथ चलो। तो फैंग उसे विलेज वाली प्रॉपर्टी पर लेकर आता है। वो उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम ली है और तुम इसका जैसे चाहो वैसा यूज कर सकती हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो उसे बहुत रूडली बात कर रही होती है। तो फैंग उसे कहने लगता है कि और तुम्हारी कितनी आइडेंटिटीज हैं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, तुम एक स्ट्रेंजर पर्सन हो। तो वो कहती है कि मैं ये सब खुद को और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। तभी युनशु को रियलाइज होता है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और वो फैंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। तो वो गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं और उन गुंडों ने युनशु को घेर लिया होता है। तो युनशु फैंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को देख लूंगी। फैंग इससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और दोनों गुंडों से फाइटिंग करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग युनशु को मारने लगते हैं। तभी फैंग उसको कवर कर लेता है और युनशु कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी वीक है पॉइजन की वजह से। तभी वहाँ पर युनशु के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लोग गुंडों के साथ फाइटिंग करने लगते हैं और फैंग और युनशु दोनों मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में युनशु उसके पास बैठी रो रही होती है और कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी मॉम मुझसे वो मेडिसिन तुम्हें मारने के लिए ले रही हैं। तभी फैंग अपनी आईज ओपन करता है और कहता है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। और वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लग जाते हैं। तभी युनशु का फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और उसको बात करने के लिए बाहर बुलाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि युनशु डॉक्टर बनकर मॉम से मिलने जाती है और मॉम कहती है कि पेशेंट की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। एक्चुअली उसने ऐसी ही मेडिसिन दी थी जिससे पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाए ताकि उसको यहाँ आने का मौका मिल जाए और वो सीक्रेट मेडिसिन ढूंढ पाए। और जब वो उस पेशेंट से मिलती है तो युनशु बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उसका फेस बिल्कुल फैंग से मैच कर रहा था और वो पेशेंट का इलाज करने के लिए मॉम से सीक्रेट मेडिसिन मांगती है और मॉम से मेडिसिन लेने के बाद बाहर जाने के लिए कहती है और सीक्रेट मेडिसिन की बोतल को चेंज करने का सोच रही होती है, पर देखती है कि इस पर कोई मार्क बना हुआ है, अगर वो चेंज करेगी तो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो बॉटल्स को चेंज नहीं करती और पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाने के बाद सीक्रेट मेडिसिन मॉम को वापस कर देती है। और अगले सीन में युनशु रूम में होती है तो फैंग वहाँ आकर उसे बोलता है कि मुझे
सब पता चल गया है कि तुम सीक्रेट मेडिसिन के लिए गई थी। तो युनशु कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था और मेरा प्लान फ्लॉप हो गया है, अब कोई और प्लान सोचना होगा। और फेंग उसे कहता है कि आगे से अकेले ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहती है कि ओके बाबा, ठीक है, जैसे तुम कहो। फिर वो उसे बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती कि वो पर्सन कौन है? तो वो बोलती है कि हाँ बताओ, उस पेशेंट का फेस बिल्कुल तुम्हारे जैसा क्यों था? तो फेंग उसे बताता है कि वो मेरा हाफ ब्रदर गोशी फेंग है। तो युनशु कहती है कि चलो आगे की बात हम बाहर चलकर करते हैं। तो वो उसके लिए कॉफी लेकर आती है और उसे कहती है कि तो ये सीक्रेट है गू फैमिली का। वो उसे बताने लगता है कि मेरे डैड ने अपनी फर्स्ट वाइफ शी फेंग की मॉम से डाइवोर्स ले ली थी और फिर मेरी मॉम से मिले और उनसे शादी कर ली। और जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी तब भी शी फेंग की मॉम भी प्रेग्नेंट हुई थी और उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर दोबारा से डैड से शादी कर ली थी। और पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के लालच में उन्होंने बचपन से ही मुझे कई बार मारने की कोशिश की और मेरी मॉम मुझे बचाने के लिए बार बार दूसरे सिटीज ले जाती थी। और जब डैड मरने वाले थे तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए कुछ शेयर्स मेरे नाम किए थे और अब वो लोग ये मुझसे छीनना चाहते हैं। तो वो कहती है कि तुम दोनों के डैड सेम थे लेकिन मॉम तो डिफरेंट है ना, तो तुम दोनों के फेस सेम कैसे हैं? तो वो बताता है कि शी फेंग बहुत ही आवारा और बदतमीज इंसान था। उसने बहुत सारे क्राइम किए और बहुत माफिया लोगों से दुश्मनी भी की है और जिसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मॉम ने उसकी मेरे जैसी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अब उसे मेरी आइडेंटिटी देना चाहती हैं। अब शी फेंग ठीक हो रहा है इसलिए वो मुझे मारना चाहती हैं। और युनशु कहती है कि इस स्टोरी में कुछ झोल, शी फेंग की मॉम कुछ और बड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है। तो फेंग कहता है कि मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। तो वो उसे कहती है कि आगे तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि बस तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करना होगी। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और उनको देखकर मॉम पूछती हैं कि तुम दोनों कहाँ पे गए थे? तो वो कहता है कि हम लोग अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे। तब मॉम भी एक्टिंग करने लगती हैं और पूछती हैं कि तुम दोनों को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? और फेंग कहता है कि नहीं, हम ठीक हैं, बस थोड़ा आराम की जरूरत है। और फिर वो दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं और मॉम और बटलर उनके रूम के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो वो दोनों ऐसी आवाजें करते हैं जैसे उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हो। और फिर नेक्स्ट डे युनशु मॉम से पूछती है कि वो फेंग को लेकर अपने विलेज ट्रिप पर जाना चाहती है। तो वो कहती है कि ठीक है चली जाओ, बस गू फेंग का अच्छे से ख्याल रखना। तो वो कहती है कि थैंक यू मॉम, आप कितनी अच्छी हैं। और उन दोनों के ट्रिप के लिए निकल जाते ही मॉम बटलर से कहती हैं कि इस बार हमारा प्लान फ्लॉप नहीं होना चाहिए और ये दोनों किसी हालत में बचने नहीं चाहिए। वहीं युनशु फेंग को लेकर अपने अंकल के होटल में आ जाती है और वो कुछ लोगों के साथ लंच कर रही होती है। वहीं मॉम ने 2 लोगों को हायर किया होता है और वो दोनों को पॉइजन देने के लिए उनके ड्रिंक में पॉइजन मिला देते हैं और उसको पीने के बाद फेंग और युनशु की कंडीशन बहुत खराब होने लगती है। फिर वो लोग नाटक करने लगते हैं कि हम इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये दोनों मर चुके हैं और उन्हें जमीन में दफनाने लगते हैं। और फिर वो मॉम को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और वो उनकी डेथ को सेलिब्रेट करने लगती हैं। तभी वहाँ पे शी फेंग भी ठीक होकर आ जाता है और उसको देखकर मॉम और बटलर बहुत खुश हो जाते हैं। वो बटलर के साथ फेंग के रूम में आ जाता है और उसकी फोटोज और कपड़ों को हटाने लगता है। फिर वो बटलर से कहता है कि डैड, इन सभी कपड़ों को जला दो। इसका मतलब ये था कि शी फेंग गू फेंग का कोई हाफ ब्रदर नहीं था, वो तो इस बटलर का बेटा है। और वो अपने डैड से कहता है कि आपने बहुत मेहनत की है मेरे लिए। तो डैड उसे कहते हैं कि अब तुम्हें सारे शेयर्स अपने नाम करने होंगे। फिर शी फेंग अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आप फेंग का क्या करेंगी, क्योंकि 30% शेयर अब भी उसके पास हैं। तो मॉम कहती हैं कि हम इतने दिनों से आज के दिन का वेट कर रहे थे, अब फेंग नहीं रहा, वो मर चुका है और आज से तुम शी फेंग नहीं बल्कि गू फेंग बनकर जियोगे। तो वो कहता है कि क्या अब मुझे सारी जिंदगी उसका फेस और नाम के साथ जीना होगा? मुझे नफरत है उसके फेस और उसके नाम से। तो मॉम कहती हैं कि अब तुम दुनिया की नजरों में मर चुके हो, अब तुम्हें फेंग बनकर ही जीना पड़ेगा। और शी फेंग गुस्से में पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने मेरे डैड को बटलर बनाकर क्यों रखा हुआ है? तो वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा सीक्रेट किसी के भी सामने आए और तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसे दिखते थे और इसीलिए मैंने तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि किसी को भी ये ना पता चल सके कि तुम गू फैमिली के बेटे नहीं हो। अब हमने इतना सब कुछ किया है तो तुम्हें भी नाम को चेंज करना ही पड़ेगा। शी फेंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसे मॉम की बात मानना पड़ती है। नेक्स्ट सीन में फेंग सीक्रेट मेडिसिन लेने के लिए चैम्बर में आया होता है और युनशु एज अ डॉक्टर सोयन शी फेंग को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि आपको हेल्दी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और वो भी उसको अपने इलाज करने के लिए थैंक यू बोलता है। और आगे युनशु कहती है कि कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या कुछ दिनों
के लिए आप मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो और क्या मैं आपके घर में रह सकती हूँ। तो शिफेंग डॉक्टर सोयन को पहले से ही लाइक करने लगा था, तो वो उसको ना बोल ही नहीं सकता था। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने दिन चाहो मेरे साथ रह सकती हो। और दूसरी साइड पे फैंग लॉकर में से सीक्रेट मेडिसिन लेने के लिए पासवर्ड ट्राई करता है, जिसका मैसेज शिफेंग के फोन पर आ जाता है और वो डॉक्टर सोयन को कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है और मुझे अभी जाना होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। तब युनशु भी फैंग को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है कि शिफेंग यहाँ से निकल चुका है, और फैंग लास्ट ट्राई करता है और लॉकर ओपन हो जाता है। फिर वो सीक्रेट मेडिसिन को देखकर समझ जाता है कि ये फेक है, और शिफेंग वहाँ आ जाता है तो वो लॉकर चेक करता है और सीक्रेट मेडिसिन को चोरी हो जाने की वजह से गुस्से में आ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि युनशु और फैंग उन लोगों को थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने उनकी ड्रामा करने में हेल्प की थी, और युनशु फैंग से सीक्रेट मेडिसिन का पूछती है तो फैंग उसे बोलता है कि वो मेडिसिन नहीं लेके आ पाया। फिर नेक्स्ट सीन में मॉम शिफेंग को सिया से शादी करने के लिए कहती हैं, पर वो तो डॉक्टर सोयुन से शादी करना चाहता है और अपनी मॉम से कह देता है कि मैं तो सिर्फ सोयुन से ही शादी करूंगा और मैंने उसको यहाँ रहने के लिए बुला लिया है, अब से वो हमारे साथ ही इसी घर में रहने वाली है। और तभी सोयुन अपने सामान के साथ वहाँ पे रहने आ जाती है। तो मॉम भी कहती है कि मेरे बेटे को ठीक करने के लिए थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने एज अ वाइफ तुम्हें चूज किया है। तभी वहाँ पे सिया आ जाती है और सोयन को देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है जिसको मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। वो यहाँ पे युनशु की बात कर रही होती है। फिर मॉम बटलर से कहती है कि मैडम सोयन को उनके रूम में ले जाओ। सिया मौके का फायदा उठाकर मॉम के रूम में जाकर पेंटिंग के पीछे की वॉल को चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिल जाता है जिसकी की उसके पास पहले से होती है, और उससे वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हाथ में लगता है, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये हमें आगे जाके पता चलेगा। और वहीं दूसरी साइड पे शिफेंग स्विमिंग पूल में होता है। तभी सोयन भी उसके पास आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसे कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें बताना ठीक भी रहेगा या नहीं। तो वो उसे कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स हम पार्टनर्स हैं ना, तो हम लोगों में कैसा सीक्रेट। तो वो उसे बताता है कि जब मैं तुमसे मिलने आया था तो किसी ने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज चुरा ली है। तो वो समझ जाती है कि वो मेडिसिन की बात कर रहा है। तो वो सोचती है कि या तो शिफेंग झूठ बोल रहा है या फिर फैंग, और वो एनालाइज करती है कि शिफेंग तो मुझे अपना लवर समझता है तो वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तभी शिफेंग उसे बताता है कि तुम क्या सोच रही हो। फिर वो उसे बताने लगता है कि वो मेडिसिन फेक थी, असली वाली अब भी मेरे पास है, तो वो मैं तुम्हें तुम्हारी वेडिंग में गिफ्ट करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में वो फैंग से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और अब बताना चाहते हो। तो फैंग को कुछ समझ नहीं आता और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरा टेस्ट ले रही हो। तब युनशु सोचने लगती है कि मैं देखती हूँ कि तुम मुझे और सीक्रेट मेडिसिन में से किसको चूज करते हो। ये बात उस वक्त फैंग भी सोच रहा होता है कि वो मुझे चूज करेगी या सीक्रेट मेडिसिन को। फिर नेक्स्ट डे शिफेंग एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अरेंज करता है और कहता है कि मैं और सोयुन शादी करने वाले हैं, और वो उसको सीक्रेट मेडिसिन गिफ्ट कर देता है। तभी फैंग भी आ जाता है और ये बात शिफेंग पहले से ही जानता था कि वो मेडिसिन को फैंग ने ही चुराने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके पास सीसीटीवी फुटेज होती है और वहाँ पे सभी लोग उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं कि असली गुफेंग कौन है। फिर सोयुन भी फैंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं फैंग की वाइफ युनशु हूँ, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है। तो शिफेंग कहता है कि तुमने मुझे चीट करने की कोशिश क्यों की। फिर वो बोलता है कि ये मत भूलो कि अभी भी 70% शेयर्स मेरे पास हैं, ये कंपनी अभी भी मेरी है। तभी सिया भी वहाँ आ जाती है उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि डीएनए रिपोर्ट होती है। उसमें साफ साफ ये मेंशन होता है कि शिफेंग गू फैमिली का बेटा नहीं है, बल्कि वो तो एक बटलर का बेटा है। ये सुनकर तो बटलर को हार्ट अटैक आ ही जाता है और वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों को इतना बड़ा फ्रॉड करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। तब लिन के डैड भी मेजर शेयर होल्डर थे और उनको भी मॉम और बटलर ने मरवा दिया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिन गू फैंग से हाथ मिला लेती है और अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग गू फैंग अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस लिन के नाम कर देता है और वो युनशु को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो चुपचाप अकेले अपने बैग को लेकर जा रहा होता है। वो चाहता था कि वो सीक्रेट मेडिसिन युनशु यूज कर ले, इसीलिए वो उसकी लाइफ से बहुत दूर चला जाना चाहता था। तभी युनशु पीछे से भागते हुए आती है और उसको रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो ना, अगर तुम ही मेरे साथ नहीं होगे तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर सोयन हूँ और मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लूंगी हम दोनों को ठीक करने का, और अब हम साथ में रहेंगे चाहे मेरी लाइफ 1 दिन की हो या 10 साल की। और फैंग रोते हुए उसे हक कर लेता है। फाइनली हमारे ड्रामे के हीरो और हीरोइन एक हो जाते हैं और इस
इस ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ही हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।